हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन कई उच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां भी विद्यमान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी प्रावधान है 124। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत में न्यायालयों का पद सोपान। ठीक है, आगे है जैसे ये सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय। और शीर्ष का है अपेक्स कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष न्यायालय यानी अपेक्स कोर्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है? उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है? राज्य स्तर पे है। क्या है? राज्य स्तर पर। यह है आपके पूरे भारत का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब उच्च न्यायालय है लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ठीक, महानगरीय न्यायालय और जिला सेशन कोर्ट, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं। तो जो आपका महानगरीय न्यायालय होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। ठीक, सिटी, इसको सिटी सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट बोलते हैं। और फिर इसके बाद में सिविल और क्रिमिनल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, यानी महानगर। तो ऐसा समझ लो था, उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय आपका आ गया महानगर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जैसे लखनऊ क्या है? एक जिला भी है और एक बड़ा महानगर भी है। ठीक है, महानगर भी है। तो क्या होता है, दोनों में सिविल और क्रिमिनल, सेशन कोर्ट दोनों में। इसमें क्या होता है? इसमें भी क्रिमिनल और सेशन कोर्ट। ठीक, और इसका जिला न्यायालय होता है। ठीक, अब विशेष अधिकरण क्या होता है? जैसे कैट, आयकर, इनकम टैक्स, वाहन दुर्घटना दावा, सहकारिता। ठीक है, आपका किराया नियंत्रण, रेंट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, तो इस तरीके के मामले वाले कोर्ट होते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 कर दी। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या जो 30 थी, उसे संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पदावधि, इनकी पदावधि कहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि अवकाश ग्रहण है तो अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कथन के रूप में आपका IAS में पूछा जा सकता है। अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। नियुक्ति क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्त करता है। ठीक, योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश, या किसी उच्च न्यायालय ऐसे दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यानी न्यायाधीश है तो 5 वर्ष, अधिवक्ता है तो 10 वर्ष। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यानी उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो। शपथ, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वेतन और भत्ते, संसद द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। वर्तमान में न्यायाधीश का वेतन यानी 2,80,000 रुपये है। अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं, और ये देखो घटता बढ़ता रहता है। ये आपने करंट अफेयर के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। पदमुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों को कुल सदस्य के बहुमतों द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत पारित समावेदन के आधार पर हटाया जा सकता है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित रूप से त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साबित कदाचार देखो शब्द होता है, लेकिन महाभियोग इसके लिए नहीं, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां अधिकारिता क्या है? तो देखो, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, जैसे राज्यों में आपसे झगड़ा हो जाए
एक राज्य बहुत से राज्यों का आपस में झगड़ा हो जाए तो कौन उसका सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है, उसका जो निपटारा। भारत सरकार और कोई एक राज्य अनेक राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, ठीक है, तब भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसका निपटारा। दो से दो अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न हो, ठीक है, तब भी। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व विषयों पर उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार 19 अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनः विचार कर सकते हैं। यानी 137 के तहत वो क्या कर सकता है, यानी उसने कोई फैसला दे दिया है तो उस पर वो स्वयं पुनः एक विचार कर सकता है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है, यानी इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया है तो अन्य राज्यों की जो कोर्ट होती है, न्यायालय होते हैं जिनको उच्च न्यायालय बोलते हैं, वो उन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों का हवाला देकर वो अपना फैसला वही सुनाती है जो सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, जो रिट जो जारी होती है उसको खारिज कर देती है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा समझ लो जैसे मान लो राजस्थान सरकार में कोई विवाद चल रहा है और किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे संबंधित कोई आदेश दे दिया है, तो राज्य सरकारें जो जो राज्य का जो कोर्ट होता है वो उन अधिकारों को, उन कानूनों को मान लेती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। तो ध्यान रखिए, रिट मामले में जो उच्च न्यायालय की ज्यादा शक्ति उच्चतम न्यायालय से, और यहाँ पे भैया कंफ्यूजन कर सकता है। आप तो सोचेंगे सर्वोच्च न्यायालय यही सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक मामले में उच्च न्यायालय जो है वो ज्यादा पावरफुल है। किस मामलों में? रिट जारी करने के मामले में, ठीक है। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय।